जब एक आदमी हार मान लेता है तो क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग और प्रसिद्ध चेहरों की दुनिया में सब कुछ बदल जाता है। क्या यह एक ऐसा विश्वासघात है जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा? यह है माइक मेंटजर की कहानी, एक ऐसा बॉडी बिल्डर जिसने न केवल प्रशिक्षण के तरीके में क्रांति ला दी, बल्कि जिसने बॉडी बिल्डिंग के इतिहास के सबसे विवादास्पद अध्यायों में से एक को भी जिया। मिस्टर ओलंपिया 1980 का रहस्य, उनकी प्रतिद्वंद्विता आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ और एक ऐसी हार जो विवादों से भरी थी, माइक को एक अंधेरे रास्ते पर ले गई। एक ऐसा मार्ग जो अंततः उनके जीवन के त्रासदीपूर्ण भाग का कारण बना। तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि कैसे इस घटना ने उनका भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। माइक मेंटजर का जन्म 15 नवंबर 1951 को फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने अपनी ताकत और शरीर को सुधारने में एक अनोखी रुचि दिखाई। स्टीव रीव्स जैसे महान बॉडी बिल्डर्स से प्रेरित होकर माइक के पूर्णतावाद ने उन्हें असाधारण अनुशासन और तीव्रता के साथ प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। लेकिन मेंटजर केवल शारीरिक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं थे। उनका दिमाग अत्यंत विश्लेषणात्मक था, जो पारंपरिक प्रशिक्षण विधियों पर सवाल उठाता था। ज्ञान, विज्ञान और तर्क के प्रति उनका प्रेम ही उनकी क्रांतिकारी प्रशिक्षण पद्धति की नींव बना, जिसे बाद में उन्होंने हेवी ड्यूटी नाम दिया। मेंटजर की हेवी ड्यूटी प्रणाली उच्च तीव्रता वाले प्रशिक्षण पर केंद्रित थी, लेकिन कम आवृत्ति के साथ। यह सामान्य धारणा को चुनौती देती थी कि बॉडी बिल्डर्स को हर दिन घंटों तक ट्रेनिंग करनी चाहिए। मेंटजर के अनुसार कुछ ही सेटों में अधिकतम प्रयास लंबे, थकाऊ प्रशिक्षण की तुलना में कहीं बेहतर था। यह सिद्धांत न केवल उन्हें अलग पहचान दिलाता था, बल्कि उन्हें कई अनुयायी भी दिला गया। 1976 में उन्होंने मिस्टर अमेरिका का खिताब जीतकर बड़ी सफलता पाई। 2 साल बाद 1978 में उन्होंने इतिहास में पहली बार मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता में पूर्ण स्कोर हासिल किया, जिससे वे अपनी पीढ़ी के सबसे आशाजनक बॉडी बिल्डर्स में से एक बन गए। कई लोगों को विश्वास था कि माइक मेंटजर भविष्य में मिस्टर ओलंपिया बनेंगे। उनका प्रशिक्षण दृष्टिकोण आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से बिल्कुल विपरीत था। आर्नोल्ड उच्च मात्रा, हाई वॉल्यूम, बार बार दोहराव और लंबे जिम सत्रों में विश्वास रखते थे। वह जिम में घंटों बिताते थे और उनके लिए दैनिक प्रशिक्षण न केवल शरीर बल्कि मानसिक दृढ़ता को भी मजबूत करता था। इस समय जब आर्नोल्ड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के राजा थे, माइक मेंटजर द्वारा खुलेआम पारंपरिक विधियों पर सवाल उठाना स्वाभाविक रूप से विवाद का कारण बना। मेंटजर की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी हेवी ड्यूटी पद्धति इस विचार के लिए खतरा बन गई कि केवल निरंतर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह मतभेद केवल पेशेवर नहीं था, यह व्यक्तिगत भी बन गया। आर्नोल्ड माइक को एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते थे जो उस अनुशासन को नहीं मानता था जिसे वे सफलता के लिए अनिवार्य समझते थे। यह प्रतिद्वंद्विता अपने चरम पर पहुंची मिस्टर ओलंपिया 1980 में, जहां से माइक का पतन शुरू हुआ। मिस्टर ओलंपिया 1980 की प्रतियोगिता बॉडी बिल्डिंग के इतिहास की सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अप्रत्याशित रूप से प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने 1975 में संन्यास की घोषणा कर दी थी और तब तक वे हॉलीवुड स्टार बन चुके थे। 1980 में वे फिल्म कोनन द बारबेरियन की शूटिंग कर रहे थे, इसलिए उनका वापसी करना किसी ने नहीं सोचा था। उनकी वापसी ने सभी को चौंका दिया। कई लोगों का मानना था कि उनकी भागीदारी से प्रतियोगिता में पक्षपात, फेवरेटिज्म आ जाएगा। बाकी प्रतियोगियों के विपरीत आर्नोल्ड ने इस बार सख्त प्रशिक्षण नहीं किया था। प्रतियोगिता का दिन आया, माहौल तनावपूर्ण था। मेंटजर, फ्रैंक जैन और बॉयको जैसे प्रतियोगी बेहतरीन फॉर्म में थे। कार्यक्रम से पहले की बैठक में आर्नोल्ड और मेंटजर के बीच एक तीखी बहस हुई, जिसमें समीर बन्नुत और अन्य भी शामिल थे। मेंटजर ने आर्नोल्ड के अहंकारी व्यवहार पर आपत्ति जताई। आर्नोल्ड की एक तीखी टिप्पणी ने माइक को उकसा दिया। बहस इतनी बढ़ गई कि वे लगभग हाथापाई पर उतर आए। प्रतियोगिता के दौरान आर्नोल्ड ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बहुतों के अनुसार वह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं थे, खासकर पैरों की परिभाषा में। मेंटजर और अन्य प्रतियोगी अधिक परिभाषित और सौंदर्यपूर्ण शरीर लेकर आए थे, लेकिन आर्नोल्ड की प्रसिद्धि, उनकी उपस्थिति और निर्णायकों का ध्यान खींचने की क्षमता वास्तविक फॉर्म से अधिक भारी पड़ी। जब परिणाम घोषित हुआ और आर्नोल्ड विजेता बने तथा मेंटजर 5वें स्थान पर रहे, तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई।
कई प्रतियोगियों, प्रशंसकों और विशेषज्ञों ने इसे चोरी करार दिया। मेंटजर ने गुस्से में अपना ट्रॉफी जमीन पर रखी और कहा, यह एक मजाक है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से आर्नोल्ड पर आरोप लगाया कि वह जीत के योग्य नहीं थे और मादक पदार्थों के प्रभाव में थे। यह हार माइक के लिए विनाशकारी साबित हुई। उन्होंने 1980 ओलंपिया को अपने करियर की अंतिम बड़ी उम्मीद माना था। यह हार उन्हें गहरे भावनात्मक और मानसिक आघात में ले गई, जिससे वे कभी पूरी तरह उबर नहीं सके। मेंटजर ने प्रतियोगी बॉडी बिल्डिंग से संन्यास ले लिया और एक अंधेरे दौर में प्रवेश किया। कुछ ही समय बाद उनके पिता, जो उनके सबसे बड़े समर्थक थे, का निधन हो गया। इस क्षति ने उनकी अवसाद को और गहरा कर दिया और उन्होंने खुद को एकांत में अलग कर लिया। अपने दर्द को कम करने के लिए उन्होंने एम्फेटामिन और अन्य उत्तेजक दवाओं का सेवन शुरू कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने हेवी ड्यूटी सेमिनार जारी रखे, जहां वे अपने विचार साझा करते और 1980 ओलंपिया की घटना पर खुलकर असंतोष प्रकट करते। उन्होंने सार्वजनिक रूप से आई एफबीबी और बॉडी बिल्डिंग उद्योग पर भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप लगाया। इस कारण उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। समय के साथ आयोजकों ने उन्हें सेमिनार और कार्यक्रमों के लिए बुलाना बंद कर दिया, जिससे उनकी आय पर गहरा असर पड़ा। बिना साधनों के माइक को जीवन यापन के लिए अस्थायी नौकरियां करनी पड़ी, सुरक्षा गार्ड बनना, निजी प्रशिक्षण देना आदि। ये नौकरियां न केवल अस्थिर थीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचा रही थीं। जो व्यक्ति कभी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का सितारा था, अब लगभग गुमनामी में जी रहा था। लगातार नुकसान, पिता की मृत्यु, आईएफबीबी द्वारा बहिष्कार और 1980 ओलंपिया की अन्यायपूर्ण हार ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। साथियों के अनुसार माइक का व्यवहार धीरे धीरे असामान्य और अजीब होता गया। जो लोग माइक मेंटजर को अच्छी तरह जानते थे, वे यह भी जानते थे कि कभी जो चमकदार और करिश्माई व्यक्ति था, वह अब गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक टूटा हुआ इंसान था, गहराई से आहत, नाटकीय मूड स्विंग्स से घिरा हुआ। उसके भीतर जो निराशा और कड़वाहट थी, वह उसकी बातों और व्यवहार में साफ झलकती थी। उसके कई दोस्तों ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जिसकी व्यक्तित्व पूरी तरह नष्ट हो चुका था। एम्फेटामिन के लंबे समय तक उपयोग ने उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को बुरी तरह प्रभावित किया था। मेंटजर, जो कभी प्राकृतिक बॉडी बिल्डिंग और अनुशासन का प्रतीक था, अब वह सब कुछ खो चुका था जो कभी उसकी पहचान बनाता था। उसके विचार भ्रमित हो चुके थे और उसका व्यवहार दिन ब दिन अस्थिर और विचित्र होता जा रहा था। और जैसे इतना ही काफी न हो, 1999 के आसपास माइक का भाई रे मेंटजर किडनी ट्रांसप्लांट की प्रतीक्षा करते हुए डायलिसिस पर जाने लगा। माइक ने तुरंत एक किडनी देने की पेशकश की, लेकिन डॉक्टरों ने पाया कि उसे गंभीर हृदय संबंधी समस्याएं थीं, जिसके कारण वह दाता नहीं बन सकता था। फिर भी माइक अपने भाई के साथ रहने चला गया ताकि उसकी देखभाल कर सके, बिना यह जाने कि उसका अपना अंत भी निकट है। जून 2001 में माइक और रे एक ट्रेनिंग डीवीडी हिट टू सक्सीड पर काम कर रहे थे। वह एक बेहद थकाऊ दिन था। रे ने अपने भाई को सलाह दी कि वह जल्दी आराम कर ले, यह जानते हुए कि माइक को दिल की समस्या है और उसे अपने शरीर को ज्यादा थकाना नहीं चाहिए। लेकिन माइक ने उसकी सलाह अनसुनी कर दी और देर रात तक काम करता रहा। कुछ घंटों बाद पूरी तरह थका हुआ वह सोने चला गया, यह जाने बिना कि वह फिर कभी नहीं जागेगा। माइक मेंटजर का शरीर अगली सुबह उनके अपार्टमेंट में पाया गया। मौत का कारण था हृदयाघात, हार्ट अटैक। उसकी उम्र सिर्फ 49 वर्ष थी। दुर्भाग्यवश उसके कुछ ही दिन बाद उसका भाई रे मेंटजर, जो स्वयं भी एक बॉडी बिल्डर था, दुनिया से चला गया। यह दोहरी त्रासदी मेंटजर परिवार को गहरे शोक में डूबो गई और पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को हिला गई। उन सभी के लिए जो माइक को जानते थे, वह सिर्फ एक अग्रदूत, पायोनियर नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो अन्यायपूर्ण और दुखद पतन का शिकार हुआ। आज माइक मेंटजर को मुख्य रूप से उनके हेवी ड्यूटी प्रशिक्षण पद्धति और बॉडी बिल्डिंग की स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने के साहस के लिए याद किया जाता है। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि बॉडी बिल्डिंग उद्योग में कितने अत्यधिक त्याग, मानसिक दबाव और जोखिम छिपे होते हैं। यह हमें यह चेतावनी भी देती है कि सत्ता को चुनौती देने की कीमत कभी कभी बहुत भारी हो सकती है। उनका जीवन और दुखद अंत हमें याद दिलाता है कि खेल में सफलता भी राजनीति और पक्षपात से दूषित हो सकती है और पूर्णता की खोज भावनात्मक और शारीरिक रूप से विनाशकारी मूल्य मांग सकती है।
माइक मेंडजर की कहानी दृढ़ता, साहस और स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने से जुड़े खतरों की एक सच्ची सीख है। उनकी विरासत आज भी जीवित है, उन लोगों के दिलों और दिमागों में जो उन्हें एक सच्चे पथ प्रदर्शक और योद्धा मानते हैं। अगर यह कहानी आपको छू गई है, तो अगली कहानी जरूर जानिए, वह आपको निःशब्द कर देगी।